अमेरिका के बाद ये पूरे विश्व की सबसे बड़ी इकॉनमी है। आयात निर्यात से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियां इसी देश में पाई जाती हैं और चीन की इस इकॉनमी का ज्यादातर हिस्सा मैन्युफैक्चरिंग से आता है, यानी ये देश खुद ही ज्यादातर सामान बनाने की कोशिश करता है। इसी देश में रियल एस्टेट कंपनियां भी अच्छी खासी हैं, लेकिन आज हम आपको चीन की ऐसी रियल एस्टेट कंपनी की कहानी बताएंगे जिसने कथित तौर पर चीन का सबसे बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड किया है। इस कंपनी का नाम है एवरग्रांड। पिछले कुछ सालों में आप इस कंपनी की खबरें अक्सर सुन रहे होंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। चीन की इकॉनमी में रियल एस्टेट सेक्टर की 25 से 30% तक की हिस्सेदारी है। रियल एस्टेट क्राइसिस का मतलब है पूरे चीन की इकॉनमी पर संकट। हाल ही के वर्षों में चीन का पूरा प्रॉपर्टी सेक्टर बड़ी मुसीबत में है। रेटिंग एजेंसी S&P के मुताबिक बीते 3 साल में 50 से ज्यादा डेवलपर्स ने या तो डिफॉल्ट किया है या फिर वो कर्ज चुकाने में नाकाम रहे हैं। यहाँ भी पिछले कुछ सालों में रियल एस्टेट सेक्टर की बबल बूम बनती दिखी है और यहाँ भी पिछले कुछ सालों में बैंकों ने उसी तरह ताबड़तोड़ लोन कंपनियों को बांटे हैं। नतीजा सामने है, एवरग्रांड क्राइसिस, जो चीन की इकॉनमी के लिए सबसे बड़ा विलन बनकर उभरा है। दरअसल बीते 3 दशकों से चीन की बड़ी आबादी गाँव से शहर की ओर आई है। अब जाहिर सी बात है, अगर लोग गाँव से शहर की ओर आएंगे तो उन्हें घरों की जरूरत पड़ेगी। इसी वजह से चीन में घरों की जरूरत ने शहरों में प्रॉपर्टी बूम को जन्म दिया। रियल एस्टेट डेवलपर्स ने इस मौके को भुनाना चाहा और बैंकों से भारी लोन लेकर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की लाइन लगा दी। 2020 खत्म होते होते प्रॉपर्टी बूम एक बबल में बदलने लगा था और यहीं से रियल एस्टेट के क्राइसिस की शुरुआत हुई। चीन की इस प्रॉपर्टी क्राइसिस के केंद्र में सबसे बड़ी कंपनी है एवरग्रांड, बिलियनियर हुई कायान की कंपनी। ये कंपनी 1996 में बनाई गई थी और ये चीन में बिल्डिंग्स, फ्लैट्स बनाती थी और इस कंपनी का मानना यह था कि हर साल 38 लाख लोगों को नौकरी देती थी। 2 साल पहले यानी 2022 के समय में चीन ने प्रॉपर्टी प्राइसेस में गिरावट आ गई, यानी लोग अब ज्यादा घर नहीं खरीद रहे थे और एवरग्रांड कंपनी ने भी काफी प्रोजेक्ट्स बना दिए थे, यानी एवरग्रांड कंपनी की बिल्डिंग्स, फ्लैट्स को कोई भी नहीं खरीद रहा था। ब्लूमबर्ग के अनुसार एवरग्रांड ग्रुप के ऊपर करीब 27,17,759 करोड़ रुपए का कर्ज है। अब ये कर्ज कहां से आया वो भी आपको बता देते हैं। दिसंबर 2021 में एवरग्रांड ग्रुप ने पहली बार डिफॉल्ट किया और इसके बाद चीन के रियल एस्टेट में भी कुछ और बड़े डिफॉल्ट्स होते गए थे। एक वक्त ऐसा था जब एवरग्रांड चीन के सबसे बड़े बिल्डर्स में शामिल था, लेकिन इस कर्ज की वजह से एवरग्रांड का शेयर 99.9% से गिर गया। देश के रेगुलेटर्स ने दिवालिया हो चुकी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांड और उसके फाउंडर पर रेवेन्यू को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने का आरोप लगाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2019 में एवरग्रांड ने अपनी आमदनी 50% बढ़ाकर दिखाई थी, यानी अगर मान लीजिए 10 करोड़ कंपनी कमा रही है तो कंपनी ने इसको 20 करोड़ दिखाया था। ऐसे ही 2020 में 79% आमदनी बढ़ाकर दिखाई गई। इतना ही नहीं, इस कंपनी ने 2020 में अपना मुनाफा भी काफी बढ़ाकर दिखाया और मार्केट में अपने बॉन्ड्स जारी कर दिए। जब लोगों ने इनके बॉन्ड्स खरीदे तो कुछ समय बाद इनके प्रोजेक्ट्स बिकना बंद हो गए और इनके ऊपर कर्जा बढ़ता ही चला गया। इसी वजह से इस कंपनी का दिवाला निकल गया। हांगकांग की अदालत ने 29 जनवरी 2024 को ही चीन की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी चाइना एवरग्रांड ग्रुप को बंद करने के आदेश दिए थे, ताकि इस कंपनी की जो बची कुची जमा पूंजी है वो उन लोगों को लौटा दी जाए जिन्होंने अपने पैसे इस कंपनी में लगाए थे। खास बात यह रही थी कि कंपनी की ऑडिटर कंपनी PwC थी, यानी प्राइस वाटरहाउस कूपर्स, जो एक जानी मानी ऑडिटर संस्था है जो नुकसान मुनाफे को देखती है। लेकिन इस कंपनी ने भी एवरग्रांड की ऑडिट पोजीशन से रिजाइन कर दिया। कारण यही था कि कंपनी ने अपने नंबर सही तरीके से नहीं बताए थे। फिलहाल कंपनी पर एवरग्रांड ग्रुप की प्रमुख कंपनी हेंगदा रियल एस्टेट पर 481 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया है और कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन हुई कायान पर 54 करोड़ से भी ज्यादा की पेनल्टी लगाई गई है और ये चीन का सबसे बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड बताया जा रहा है। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।